एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे दो आईपीएस अफसर का, जांबाज आईपीएस अफसर का, जिसकी बारे में लगातार चर्चाएं गर्म है। बताया जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, यानी कितना हकीकत कितना फसाना है। ये सारे हम इस बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर दो आईपीएस अफसर का चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि दोनों इस वक्त सुर्खियों में बने हैं। बताया जाता है कि राजनीति के जो एक दांत होते हैं, जो दिखाए तो नहीं जानते हैं लेकिन विष से भरे होते हैं, जब उसको थोड़ा सा भी उसको टच कर दिया जाता है तो वो चाहे आम आदमी हो या खास आदमी या कोई कड़क अफसर हो या कोई भी, उसकी जो है बलि ले जाती है। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। राजनीति के चर्चाएं इसलिए भी है कि एन केन प्रकेन हर लोग सत्ता में इसीलिए तो बैठना चाहते हैं। वो अपनी उंगलियों और इशारे पे पूरे राज्य में अपनी नीतियां लागू करना चाहता है। वो अपनी मनमानी करना चाहता है। यही तो सत्ता के गलियारों का खेल है। बहरहाल आज मैं बात करूंगा जो है आईपीएस, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट का। बताया जाता है कि संजीव भट्ट उस वक्त में चर्चा में आए थे जब सन 2002 में जो नरेंद्र मोदी सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उस पर जो है दंगा में लापरवाही करने के लिए उनकी संगीत भूमिका के बारे में संजीव भट्ट ने जो सवाल खड़ा किए, उसके बाद संजीव भट्ट जो है सुर्खियों में आ गए थे। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं उसी समय से शुरू हो गई थी। तो क्या सिर्फ चर्चा में आने के वजह से, राजनीति षड्यंत्र के हिसाब से वो आज जेलों में है? इसको जानने से पहले उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जानना जरूरी है। बताया जाता है कि 2015 में अचानक वो जो है ड्यूटी में बिना किसी के आज्ञा लिए हुए या किसी को बताए हुए ड्यूटी से गायब हो जाते हैं और उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी का जो है मिसयूज करने का आरोप उस पर लगाया जाता है और इसी के बाद उसको सस्पेंड किया जाता है और बाद में उसकी बर्खास्ती का कारण बनती है। तो क्या सचमुच संजीव भट्ट, जो कभी ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती होती थी, वो जानबूझकर ड्यूटी से गायब अचानक हो गए? क्या उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी का बेजा इस्तेमाल किया? यह भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। विपक्ष के लोग इस सारी चीजों को साजिश के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी बात को लेकर जो है राजनीति में उनकी चर्चाएं हुई? चलिए हम आपको और बात बताते हुए चले कि सन 2018 में ड्रग्स प्लांटिंग के मामले में भी वो जेल जा चुके हैं। जी हाँ, ड्रग्स प्लांटिंग के मामले में भी वो जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन आज जिस मामले को लेकर वो जेल में है, वो एक हिरासत में हुए मौत को लेकर है। बताया जाता है कि जब आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया गया तो पूरे भारत में एक दंगा सा फैल गया और उसी समय में गुजरात के संजीव भट्ट ने दो भाइयों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक भाई का नाम प्रभुदास। जी हाँ, जब इनको गिरफ्तार किया उस वक्त में इनके भाई अब बताते हैं कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो परिवार को यह भी नहीं बताया गया कि वो जो है इनकी गिरफ्तारी किस लिए हुई, क्योंकि उनके भाई ये कहते हैं कि पुलिस से हम लोग इतना डर गए थे कि पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में पता चला कि मेरे भाइयों को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, टाडा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि टाडा ऐसा एक कानून था जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों पर लगाया जाता है। इसमें बेल होना दूर की कौड़ी थी। अब वो टाडा हमारे देश में नहीं है, उसको हटा लिया गया। लेकिन उस वक्त में टाडा में गिरफ्तारी जो है बड़ी राजनीतिक गर्माहट जो है उस वक्त में गुजरात में होती हुई चली और उस वक्त में हंगामा और मच गया जब यह बात सामने आई कि पुलिस की पिटाई और उसकी उठक बैठक के वजह से जो उनका प्रभुदास की जो है किडनी डैमेज हो गई और उनकी मौत हो गई। तो पुलिस हिरासत में उनके साथ दिए गए टॉर्चर को लेकर उनकी मौत जो है राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बन गया और शक करने वाले कहते हैं ये सब साजिश के तहत हुआ, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो आक्षेप लगाए थे उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। बहरहाल राजनीति में कयासों का एक बाजार है,
इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई, क्योंकि जब जांच बैठा तो नरेंद्र मोदी जी इसमें क्लीन चिट हुए और सुप्रीम कोर्ट में भी नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया। तो यह बात अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में देखा जाए तो संजू भट्ट का जो भी आरोप था वो निराधार साबित अब तक हुआ या ये होता हुआ दिखा। बहरहाल उसके साथ में जो दूसरे भाई थे उसको भी किडनी पर का चोट उसको भी लगा था, लेकिन उनको 15 दिन 20 दिन का जो अस्पताल के बाद उसकी किडनी रिकवर हुई और उनको छुट्टी मिल गई। तो क्या राजनीतिक गलियारों पर इस बात का भी चर्चा है, क्या दोनों भाई किडनी का पेशेंट थे? ये तो अभी जांच होना बाकी है, जैसे कि श्वेता भट्ट कहती है। लेकिन दूसरी जांच तो जो सरकारी जांच है उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इसकी जो मौत हुई है वो पुलिस की टॉर्चर से हुई, क्योंकि वहाँ के जो एसडीएम साहब ने जो रिपोर्ट पेश की और जिसके बदले में उसका जो रिपोर्ट के बदले में जो एफआईआर हुआ, उसके बाद जो संजू भट्ट ने इस आरोप को सिरे से इनकार किया और साजिश की तरफ इशारा किया। और जो उनकी पत्नी श्वेता भट्ट भी लगातार कहती चली आ रही है और आज भी इसलिए संजू भट्ट चर्चा में है क्योंकि श्वेता भट्ट लगातार सभाएं कर रही है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और सोशल मीडिया में श्वेता भट्ट के जो बातें हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है और उसके समर्थन में कई सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक दल सामने आते हुए दिख रहे हैं। यानी एक बार फिर संजू भट्ट के मामले पे जो विपक्षियों का एकजुटता जो है एक नया आयाम फिर जोड़कर ही रहेगा, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। बहरहाल संजू भट्ट के बारे में आपको बताया कि वो एक आईआईटीएन थे और एक सख्त मिजाज थे, लेकिन जिस तरह से दो कांड उनके साथ में हुआ और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिला, शक का सुई तो संजू भट्ट पर भी अलता जाए। वो अपने आप को जो है कश्मीरी पंडित कहते हैं। बहरहाल ये कोई बड़ा मैटर नहीं है कि वो कश्मीरी पंडित हैं या कोई है, एक पूर्व आईपीएस हैं और इस वक्त में जेल के सलाखों में है और अपनी जो है उम्र कैद जो है उनको शायद काटना पड़ेगा। बहरहाल कहते हैं कि जो ईमानदार होते हैं उनको तो भुगतना ही पड़ता है। चलिए हम अब बात करते हैं दूसरे आईपीएस प्रभाकर चौधरी, जो 2010 के यूपी काडर से आईपीएस हैं और लगातार इस वक्त में पूरी यूपी में एक तहलका सा मचाए हुए हैं। एक सिंघम के रूप में उनकी गिनती होती है। बताया तो जाता है कि वो बड़ी सादगी वाले व्यक्ति हैं, बड़े ईमानदार हैं और बड़े हिम्मत वाले हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो खूब अच्छी तरह बचाते हैं। वो किसी को फंसाते तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े लोगों से उनकी जो मुठभेड़ होती है तो वो उनको औकात बता देते हैं। यही पहचान है प्रभाकर चौधरी का। तभी तो 13 साल के अंदर में 21 बार तबादले हुए। जी हाँ, 13 साल में उनको 21 बार उनके तबादले इस ओर इशारा करता है कि राजनीतिक गलियारों पर लोग उसको पचा नहीं पा रहे थे। वो सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने बरेली जो कांड हुआ था, जो दंगा कांड, उसको रोकने में बड़ा सफल और बड़ा पराक्रम के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने बरेली दंगे को टाल दिया था। उसके बाद एक हीरो बनकर वो उभरे थे। उसके बाद बरेली में ही जब कवड़ियों पर लाठी चार्ज हुआ, बताया जाता है कि कवड़ियों का एक जुलूस जो एक तरफ से निकल रही थी, जहां अल्पसंख्यकों का मकान और घर बताए जाते थे, जिसको लेकर प्रभाकर चौधरी उनको जाने से रोक रहे थे। कवड़ियों का जत्था जो था वो जुलूस की शक्ल में उधर निकलना चाहता था और प्रभाकर चौधरी उनको रोकना चाहते थे। इसी बीच बताया जाता है कि वो इसके लिए तैयार हुए जब वो अल्पसंख्यकों से तालमेल किए और उनको भी तैयार कर लिए कि कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी साफगोई और उनकी ईमानदारी की वजह से सारे लोग मान तो गए थे, लेकिन हुआ अचानक एक और घटना यह घटी कि अचानक डीजे के साउंड तेज से बजने लगे और कुछ नारे जो है, आपत्तिजनक नारे जो है वहाँ लगाए जाने लगे, जिसको रोकने के लिए जो है वो प्रभाकर चौधरी वहाँ गए, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। उसके बाद वो जो है ना उस पर लाठी चार्ज कर दी। बताया जाता है इस लाठी चार्ज की वजह से भगदड़ सी मच गई, कई लोगों को चोटें आई। उसके बाद अखबारों ने बड़ा लंबा चौड़ा उसके बारे में लेख छापा, घटनाओं को बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया और वही तबादले का कारण बना। उसके बाद फौरन जो है प्रभाकर चौधरी का तबादला शंटिंग पोस्ट में कर दिया गया। कभी योगी जी और मोदी जी भी प्रभाकर चौधरी की तारीफ कर चुके हैं।
तो सवाल है कि एक ईमानदार अफसर को क्या सिर्फ लाठीचार्ज करने के बाद उनका तबादला कर दिया? राजनीतिक गलियारों पे अलग अलग चर्चाएं का बाजार गर्म है। कुछ लोग तो यह बताते हैं कि लाठी चार्ज के बाद जब प्रभाकर चौधरी ने मीडिया से जो रूबरू हुए और उसके बाद जो बातें कही, यही उनके तबादले के कारण बना। तो सवाल यह उठता है कि प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने जब मना किया कि ये जो है जुलूस उधर नहीं जाएगी, तो कुछ लोग जिद पर अड़ गए और उन्होंने उत्तेजनी नारे लगाए और कुछ लोग नशे में थे। जी हाँ, कुछ लोग नशे में थे और कुछ लोगों के पास जो है अवैध हथियार था, वेपन्स थे। ये बात जब प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को बताया तो राजनीतिक हड़कंप मच गया। उसके बाद जो है धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इसको जो है धार्मिक हमला बताया और प्रभाकर चौधरी के तबादले हो गए। ऐसे बात मीडिया के गलियारों पे कही जाती है या सत्ता के विपक्षियों में बैठे जो लोग हैं इसको कहते नजर आए कि उनका तबादला तो होना ही था। तो ये सारी बातें प्रभाकर चौधरी को प्रभाकर चौधरी बना देता है और आज जो फिर जनता के हीरो है, सनटिंग पोस्ट के बावजूद भी जनता का जो मिजाज है उसको सिंघम मानने के लिए उसकी आइकॉन की तरह उसको मानता है। और यही वजह है कि जो है प्रभाकर चौधरी आज सुर्खियों में बने हुए हैं और तबादले से उनका जो वास्ता है वो लगातार रुकेगा नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। तो सवाल यह है कि क्या प्रभाकर चौधरी ने कुछ ऐसी कांड कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए? आईपीएस के कुछ अधिकारी दबी जुबान में कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि सत्ता के साथ बने रहने या एडजस्ट करने का जो जो ये होती है गुण होते हैं वो प्रभाकर चौधरी के पास बिल्कुल नहीं है। रही बात राजनीतिक गलियारों पर, तो प्रभाकर चौधरी अपने ड्यूटी को अंजाम बजाते रहेंगे। ये किसी से छुपी हुई बातें तो बिल्कुल नहीं है और ये सभी लोग जानते हैं। तो सवाल यह उठते हैं कि जब लोग ड्यूटी बजाते हैं, चाहे कोई आईएएस अफसर हो, आईपीएस हो या कोई थाना प्रभारी है, जब वो निडरता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और दिलेरी के साथ करते हैं तो जनता उनको सैल्यूट तो जरूर करती है। लेकिन जब सत्ता का शिकार ऐसे अधिकारी हो जाते हैं तो जनता भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। कोई लंबी लड़ाई उसके लिए नहीं लड़ती, सड़कों पर नहीं आती, सत्ता के गलियारों पर दबाव नहीं बना पाती है। यही है जनता का चुप रहने का खमियाजा जो ईमानदार अफसर लगातार भुगतते चले जा रहे हैं। ये कोई नया दो अफसर नहीं है, ऐसे करीब सैकड़ों अफसर भारत में मिलेंगे जो ईमानदारी के जो फसल है उनको नुकसान के साथ उठाना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों पे सरकार जो है सही तरीके से नज़र रखे और इसको अच्छा से पारितोषिक मिलना चाहिए, हौसले बुलंद होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कायम करना सरकार की जिम्मेवारी होती है और जो लोग ईमानदारी पूर्वक जब ड्यूटी का निर्वहन करते हैं तो शांति व्यवस्था कायम रहता है, अमन चैन कायम रहता है और लोग अपने सब कामों को आसानी से कर पाते हैं। तो हमारा ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स पर में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।